नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लीगल सेल ऑफिशियल पे। मैं रविदेव द्विवेदी एडवोकेट। आज आपको मैं 156(3) CRPC के विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा। 156(3) CRPC क्या होती है, ये कब दाखिल किया जाता है, किन मामलों में इसको आप दाखिल कर सकते हैं, कहाँ दाखिल कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। निवेदन ये है कि इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। तो दर्शकों, 156(3) CRPC की ज़रूरत क्यों पड़ती है? 156(3) CRPC का जो प्रार्थना पत्र होता है उसकी ज़रूरत तब पड़ती है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हो रहा है, यानी कि कोई संज्ञेय अपराध है उसके साथ हो रहा है, जिसकी विवेचना यानी कि इन्वेस्टिगेशन किया जाना बहुत ही आवश्यक लगता है। आप उस घटना की सूचना देने FIR के रूप में आप थाने जाते हैं। आप थाने गए, वहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं होती है, वहाँ से आपको भगा दिया जाता है। आपको लगता है कि अब हमारी जो FIR है, हमारी शिकायत है, वो अब कहीं सुनी नहीं जाएगी, हमारी FIR दर्ज नहीं की जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको तब 156(3) CRPC की मदद लेनी पड़ती है, तब 156(3) CRPC का सहारा लेना पड़ता है। अब 156(3) CRPC दाखिल कब की जाती है? आपकी जो FIR है, जो आपके साथ घटना हुई है, उसकी FIR अगर थाने पर नहीं लिखी जा रही है, उसके पश्चात आपको करना ये है कि आप डाक के माध्यम से, जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, SP हों, SSP हों, थानाध्यक्ष हों, इनको आप डाक के माध्यम से पहले अपनी जो शिकायत है उसको लिखकर भेज दीजिए कि हमारे साथ ये घटना हुई है और हमारी FIR नहीं लिखी जा रही है। उसके पश्चात आप न्यायालय के समक्ष जाएंगे, वहाँ पे 156(3) CRPC का प्रार्थना पत्र लेकर जाएंगे। उस प्रार्थना पत्र में आप अपनी सारी बात बताएंगे कि भाई हमारे साथ इस दिनांक को ये घटना हुई है और हम इस डेट में थाने गए थे, वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई। इन डेटों को हमने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को डाक के माध्यम से प्रार्थना पत्र भेजा था। डाक के माध्यम से जो प्रार्थना पत्र आपने भेजा था उसकी जो डाक रसीद है वो मूल रूप से उस पत्रावली पर होनी चाहिए, यानी कि जो प्रार्थना पत्र आप दाखिल कर रहे हैं उसके साथ आप उसको लगाना पड़ेगा। और उसके साथ आपके साथ जो घटना घटित हुई है उससे संबंधित यदि कोई एविडेंस है आपके पास, यानी मान लीजिए कोई वीडियो फुटेज है, कोई फ़ोटोग्राफ है, इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आपके पास, इन सारी चीज़ों को आप 156(3) CRPC का जो प्रार्थना पत्र है उसके साथ लगाते हुए न्यायालय के समक्ष आप उसको दाखिल करेंगे। फिर न्यायालय में आप अपनी सारी बात बताइएगा कि भाई हमारे साथ ये घटना हुई है और हम थाने गए थे तो वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई। उसके पश्चात हमने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को ये प्रार्थना पत्र दिया था, उसके पश्चात भी कोई सुनवाई नहीं हुई, कहीं हमारी FIR नहीं लिखी जा रही है, तब हम माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं। उसको जब न्यायालय में आपने 156(3) का प्रार्थना पत्र दाखिल किया तो न्यायालय उस पर कार्रवाई करती है। न्यायालय संबंधित थाने को एक प्रति भेजती है कि भाई जो आवेदक ने ये प्रार्थना पत्र हमारे समक्ष दिया है, जो इनकी शिकायत है, उस पर क्या आपने कोई कार्रवाई की है या नहीं है। अगर कोई कार्रवाई थाने द्वारा की गई है तो वो उसको लिखकर उनको भेजना पड़ेगा। यदि उस मामले में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज नहीं हुई है तो भी थाने वालों को बताना पड़ेगा। अब वो रिपोर्ट न्यायालय में आ जाती है, उसके पश्चात न्यायालय उस पर संपूर्ण सुनवाई करता है, यानी कि फिर उन सारे तथ्यों, परिस्थितियों को, आपके एविडेंस को, सारी चीज़ों को न्यायालय देखता है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि 156(3) दाखिल करने कितने, मान लीजिए आपके साथ कोई घटना घटित होती है तो आप कितने दिन बाद उसको दाखिल कर सकते हैं। तो देखिए, यदि कोई आपके पास कोई वैध कारण है, कोई वैलिड रीजन है आपके पास, तो ऐसी कोई बाउंडेशन या टाइम लिमिट 156(3) CRPC में नहीं दी हुई है कि आप इतने दिन के अंदर ही इसको दाखिल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि घटना के तत्काल बाद यदि आप कोई कार्रवाई करते हैं, FIR लिखवाने जाते हैं या 156(3) में जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस समय मामला ताज़ा रहता है, आप सारी चीज़ों को न्यायालय में बता सकते हैं। यदि आप इसमें डिले करेंगे, देरी करेंगे, तो न्यायालय भी ये पूछेगा कि भाई आप इतने दिन चुप क्यों थे, आप इतने दिन बैठे क्यों थे। हाँ, कोई वैध कारणों से, मान लीजिए कि मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया। अब ऐसी स्थिति में अगर आप 156(3) CRPC में जाते हैं तो अगर उसमें डिले भी हो जाता है तो एक आपके पास रीज़न है कि भाई मानसिक रूप से हम लोग बहुत परेशान थे, घर में सभी लोग परेशान थे, तो ऐसी स्थिति में हम न थाने जा पाए न न्यायालय आ पाए, इसलिए इसमें देरी हुई। तो ये कारण कोई मायने नहीं रखता, ये चल जाता है कि भाई न्यायालय भी इसी समझता है कि भाई किसी के घर में अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो स्वाभाविक है कि इसमें प्रार्थना पत्र देने में देरी हो सकती है। हाँ, लेकिन कोशिश ये करिए कि जब भी आपके साथ कोई घटना घटित हो तो आप तत्काल इसकी सूचना
ज़रूर दीजिए, चाहे पुलिस को दीजिए। अगर आप न्यायालय में जाना चाहते हो तो न्यायालय में आप जाइए। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब न्यायालय में आपके 156(3) सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हो जाती है और आपके जो सारे एविडेंस जो आपने न्यायालय में दिए हैं, न्यायालय उस चीज़ को देखता है, उसको मॉनिटर करता है कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें आपने दी हुई हैं। अगर वो चीज़ें सही हैं तो न्यायालय आपके एफआईआर को दर्ज करने का आदेश दे सकता है, यदि आपकी जो शिकायत है वो जेन्युइन है, यानी कि ये सही है। और यदि न्यायालय को ये लगता है कि नहीं, इसमें एफआईआर दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको परिवाद के रूप में भी दर्ज कर सकती है। उसमें फिर आपको जो परिवाद की जो कार्रवाई है वो आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। हाँ, यदि 156(3) सीआरपीसी में एफआईआर का आदेश करती है तो वो आदेश तत्काल थाने जाता है, थाने पे आपकी एफआईआर दर्ज होती है, वहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। अब मैं इसमें एक चीज़ और आपको बता दूँ कि 156(3) सीआरपीसी का एक फ़ायदा आपको और भी है कि मान लीजिए कि आपकी कोई एफआईआर दर्ज हो गई है और आप उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसे पेपर हैं, चाहे वो कागजात हों, चाहे वो वीडियो फुटेज हों, चाहे वो फोटोग्राफ्स हों, जो कि इन्वेस्टिगेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। आप उस कागजात को, उस एविडेंस को जो विवेचक है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसको आप देना चाहते हैं, परंतु वो लेने से मना कर रहा है या ले नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में भी आप 156(3) सीआरपीसी के तहत न्यायालय में आ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं कि सर न्यायालय से कह सकते हैं कि भाई ये इस क्राइम नंबर में हमारी एफआईआर दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हम इन डॉक्यूमेंट्स को, जो कि विवेचना में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं, इनको हम विवेचक को देने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु विवेचक नहीं ले रहा है। तो न्यायालय उस पर उससे जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है न्यायालय में, उसको इन्वेस्टिगेशन में सम्मिलित करने का आदेश भी कर सकती है। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक मैटर था, 2007 का था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई 156(3) सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वो कोई भी कागजात जो विवेचना में शामिल कर सकता है, और यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसको मॉनिटर भी किया करने की आवश्यकता है, तो ये भी न्यायालय कर सकती है कि आदेशित कर सकती है कि भाई इन्वेस्टिगेशन जो भी जाँच हो रही है उसकी हर एक जानकारी न्यायालय को प्रदान करी जाए। तो दर्शकों, आज का हमारा ये जो प्रोग्राम था, यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।